गुड मॉर्निंग सभी को, मेरा नमस्कार। मैं हिमानिश भट्टाचार्य, वीआई फ्रॉम एनएसटीआईडब्ल्यू कोलकाता। आज म्यूनिसिपल बिल्डिंग बाईलॉज के ऊपर कुछ डिस्कशन करने जा रहा हूँ। आज का डिस्कशन बाईलॉज के ऊपर होगा और ये भी बता रहा हूँ कि मेरा नेक्स्ट जो अपकमिंग क्लासेस आएगा उसमें ये बाईलॉज को मेंटेन करके कैसे ड्राइंग प्रिपेयर किया जा रहा है वो हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे डायरेक्टली। ऑटोकैड और सिमिलर सॉफ्टवेयर यूज करके हम सेशन को नेक्स्ट डेज में आगे बढ़ाएंगे। तो अभी हम पहले जो है बात करते हैं नेशनल बिल्डिंग कोड्स ऑफ इंडिया का, जो कि भारत सरकार का अधीन में लॉन्च होता है और कभी कभी रिवीजन भी होता है। लास्ट नेशनल बिल्डिंग कोड्स रिवीजन हुआ था 2016 में। मैं आपको एक नेशनल बिल्डिंग कोड्स का पीडीएफ कॉपी दिखा रहा हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि बुक दिखने में कैसे होता है। ये है नेशनल बिल्डिंग कोड्स, इसका वॉल्यूम 1 है और वॉल्यूम 2 भी है। हम इसके बारे में आज क्यों बता रहे हैं? हम इसके बारे में आज इसलिए बता रहे हैं कि हमारा जो लोकल म्यूनिसिपल बिल्डिंग रूल्स है वो जहां पर भी हो, जैसे कि हम कोलकाता से बोल रहे हैं तो कोलकाता म्यूनिसिपल बिल्डिंग बाई लॉज के बारे में हम डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर। तो ऐसे ही हर एक स्टेट में कुछ बिल्डिंग रूल्स का गवर्निंग बॉडी होता है, तो जिसमें उनका अपना अपना रूल बुक होता है जो कि फॉलो होता है नेशनल बिल्डिंग कोड से। मतलब इनका जो बाइबल है, जो मदर बुक है, वो होता है नेशनल बिल्डिंग कोड। नेशनल बिल्डिंग कोड में हर एक बिल्डिंग का क्राइटेरिया का गाइडलाइन दिया जाता है कि बिल्डिंग प्लानिंग कैसा होगा, उसका बिल्डिंग हाइट मैक्सिमम कैसा होगा, और भी बहुत सारा चीज को ध्यान में रखते हुए भारत का विभिन्न राज्यों में और विभिन्न क्षेत्र में ये डिसाइड किया जाता है कि उसको ध्यान में रखते हुए हमारा यहाँ का जो जियोग्राफिकल फीचर है और जो नेचुरल रिसोर्सेस है और भी जो जो चीज है उसके अगेंस्ट में हम रूल को कैसे थोड़ा बहुत मॉडिफाई करेंगे। मतलब हर जगह का रूल 70 to 80% सिमिलर टू नेशनल बिल्डिंग कोड्स होता है। कुछ कुछ डिफरेंसेस होता है, जैसे कि जहाँ पे आपका डिजर्ट होगा, मतलब रेत होगा, वहां पे बिल्डिंग रूल्स में कुछ मॉडिफिकेशन रहेगा अदर रादर देन जहाँ पे रेनी एरिया होगा, रेन फॉरेस्ट है, और फिर जहाँ जहाँ पे हिली एरिया होगा, हर एक एरिया के हिसाब से बिल्डिंग का कुछ रूल्स अलग अलग हो जाता है। हम यहाँ पे एक चीज दिखाएंगे, नेशनल बिल्डिंग कोड का वॉल्यूम 1 का पेज 85 पे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कुछ लाइन थिकनेसेस के बारे में बोला गया है। जैसे कि प्लॉट लाइन का थिकनेस कितना होगा, थिक ब्लैक होगा, और उसके कलर्स के बारे में भी बोला गया है। अभी नेक्स्ट हम जब केएमसी मतलब कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो बाईलॉज का बुक है वहां पे जब डिस्कशन पे जाएंगे तो उधर सिमिलरली आप देख पाएंगे कि ये फॉलो करते हुए केएमसी भी कुछ पैटर्न्स, लाइन टाइप, लाइन कलर इसका जिक्र किए हैं। तो हम अभी ये नेशनल बिल्डिंग कोड से धीरे धीरे कोलकाता म्यूनिसिपल बाईलॉज जो कोलकाता में और हावड़ा में फॉलो होता है वो लेके डिस्कस करेंगे। वेस्ट बंगाल में टोटल 4-5 टाइप का बिल्डिंग बाईलॉज फॉलो होता है।
जैसे कोलकाता म्यूनिसिपल बिल्डिंग रूल्स है जो कोलकाता हावड़ा में फॉलो होता है, और न्यू टाउन कोलकाता डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक रूल बुक है जो कि कोलकाता में न्यू टाउन जो जो नया जो शहर कोलकाता में एक्सटेंशन हो रहा है वो एरिया का वो रूल बुक फॉलो होता है। और भी है, विलेज साइट के लिए भी रूल बुक्स है, जैसे कि जिला परिषद का भी रूल बुक्स होता है, और ग्राम पंचायत का भी कुछ रूल्स होता है। हर एक रूल बुक्स आपस में मोर और लेस सेम ही है। तो हम केएमसी लेके अभी बात करेंगे। इस बीच में ये भी हम बता दें कि हम अभी हमारा जो आर्किटेक्चरल डिजाइन का जो सिलेबस है सीटीएस का, वहां पे कौन सा पोर्शन हम डिस्कस कर रहे हैं। एनएसक्यूएफ लेवल 5 में हमारा एडी सीटीएस का सिलेबस आता है, जिसमें फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 16, 17, 18, 19, 23, 24 और 25 ये सब चैप्टर्स हमारा डिस्कशन में धीरे धीरे आगे जाएगा, जिसमें क्या क्या है: इलस्ट्रेट डिजाइन प्रोसीड्यूर ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग, ड्रॉ प्लान एलिवेशन एंड सेक्शन थ्रू टॉयलेट ऑफ द रेसिडेंशियल बिल्डिंग एंड साइट प्लान विथ लैंडस्केप। Next, draw typical vertical section of an external wall of two-storied building bearing structure and RCC frame structure. Next, draw plan elevation and construction detail of different types of stairs. और क्या है सेकेंड ईयर में? इलस्ट्रेट डिजाइन कॉन्सेप्ट, विजुअलाइजेशन ऑफ डिजाइन, रेसिडेंशियल सिंगल और डबल स्टोरीड, पोस्ट ऑफिस, फार्म हाउस। तो अभी जो स्टार्टिंग में हम रेसिडेंशियल बिल्डिंग सिंगल और डबल स्टोरेज देके हम नेक्स्ट सेशंस में क्लास लेंगे। अभी आज हम सिर्फ रूल बुक्स को थोड़ा रिव्यू करेंगे, और उसके साथ और भी क्या चैप्टर ये सब में कवर होगा वो है ड्रॉ सेक्शन ड्राइंग विथ लोकल अथॉरिटी बायलॉज, जो बायलॉज आज डिस्कशन होगा, और प्रिलिमिनरी ड्राइंग ऑफ द डिजाइन प्रोजेक्ट इन ऑटोकैड। ओके, अभी नेक्स्ट जो स्लाइड पे हम जा रहे हैं वो है कोलकाता म्युनिसिपल बाय लॉज का रूल बुक, जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है। बाय द टाइम हम ये बता देते हैं कि हम जो डिस्कशन कर रहे हैं इसका जो मटेरियल्स है वो आपको फ्री ऑनलाइन में मिलेगा। अगर आपको सर्चिंग में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमसे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम ये सब पीडीएफ आपको व्हाट्सएप में भेज सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर हम डिस्कशन में लास्ट में शेयर करेंगे। तो ये है कोलकाता म्युनिसिपल बाय लॉज का ऑनलाइन अवेलेबल रूल बुक का पीडीएफ कॉपी, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज जो है वो रिव्यू में आएंगे। बाय द टाइम ये भी बता देते हैं कि रूल बुक है मतलब इसका हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, और हमारा डिजाइन में ये कभी ना कहीं लगता ही है। लेकिन फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन अभी 92 पेजेस का एक रूल बुक है, तो मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज जो कि स्टार्टिंग में हमको ड्राइंग करने के लिए, स्पेशली सैंक्शन ड्राइंग, म्यूनिसिपल सैंक्शन ड्राइंग, जो कि ऑफिस में जाके पास होके आने से कोई बिल्डिंग बना सकते हैं, वो सैंक्शन ड्राइंग प्रिपरेशन के लिए इनिशियली जो रूल को हम देखेंगे ही वही अब डिस्कशन में हम ला रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे डेफिनेशंस है, बहुत सारे चीजों का इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मैं रीड कर रहा हूं, जैसे कि ग्राउंड कवरेज। ग्राउंड कवरेज मेनली होता है कोई एक परसेंटेज ऑफ द टोटल प्लॉट एरिया।
टोटल प्लॉट का एरिया समथिंग स्क्वायर मीटर और स्क्वायर फीट जो भी हो, वो जितना होता है, रूल बुक में ये बोला जाता है कि टोटल प्लॉट एरिया का पर्टिकुलर एक परसेंटेज आप कवर कर पाएंगे ग्राउंड कवरेज में, मतलब बाकी पोर्शन आपको खुला छोड़ना है। इसमें ये भी एक डिस्कशन करने का मैटर है कि ये हो सकता है कि डिफरेंट फ्लोर्स में आप डिफरेंट टाइप का बिल्डिंग प्रोजेक्ट किए हैं। मतलब कहीं पे कोई एक फ्लोर पे आप 4 बेडरूम दिए हैं, ऊपर का फ्लोर में कहीं पे जाके 6 बेडरूम हो गया है, बिल्डिंग का एरिया टॉप में कहीं पे जाके बढ़ गया है या फिर कम भी हो सकता है। तो ग्राउंड कवरेज जब कैलकुलेट किया जाएगा तो हर एक फ्लोर को आप इमेजिनरी 1 बाय 1 ऊपर बैठा के अगर टॉप से देखेंगे तो टोटल चारों तरफ का जो आउटलाइन आएगा, वो आउटलाइन में एक पोर्शन हो सकता है फर्स्ट फ्लोर का, कहीं पे सेकेंड फ्लोर में ज्यादा प्रोजेक्शन है तो कुछ पोर्शन हो सकता है सेकेंड फ्लोर का, ऐसे करके टोटल सभी फ्लोर का जो आउटलाइन आएगा वो कैलकुलेट किया जाएगा ग्राउंड कवरेज में, जिसका लिमिटेशन नेक्स्ट हम आएंगे तो रूल बुक में एक चार्ट है उसमें बोला गया है। कारपेट एरिया, पार्टिकुलर कोई फ्लोर में अगर हम फ्लोर का एरिया कैलकुलेट करते हैं जो कि प्रॉपरली यूजेबल एरिया है विदाउट वॉल थिकनेस, वो होता है कारपेट एरिया। ऐसे बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि डिस्कशन के टाइम पे हम सिर्फ इंपॉर्टेंट को ही बोल रहे हैं, लेकिन बाकी पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद है एक फ्लोर एरिया रेशियो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें बोला जाता है आप साइट में जितना भी बड़ा बिल्डिंग बनाए उसका सभी फ्लोर का जो टोटल एरिया होगा, टोटल फ्लोर एरिया डिवाइडेड बाय साइट का जो एरिया है, मतलब जो प्लॉट का जो एरिया है वैकेंट प्लॉट का, उसका जो एरिया है दोनों का, उसका रेशियो होता है फ्लोर एरिया रेशियो, शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। ये FAR का भी एक चार्ट है जो कि डिपेंड करता है रोड विड्थ के ऊपर, मतलब जिस रास्ते से हम वो प्लॉट पे जाएंगे उस रास्ते में रास्ता का जो विड्थ है वो विड्थ के ऊपर FAR का जो फिगर है वो डिपेंड करता है। रोड जितना ज्यादा विड्थ का होगा FAR भी उतना ज्यादा मिलता है। मतलब आप एक तरफ से पकड़ सकते हैं कि प्लॉट का सामने का रास्ता जितना चौड़ा होगा बिल्डिंग का भी एरिया सब फ्लोर मिला के उतना ज्यादा आपको मिल सकता है। हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग भी डिपेंड करता है रोड विड्थ के ऊपर। रास्ता जितना चौड़ा होता है आपको उतना ज्यादा हाइट का बिल्डिंग मिलेगा। इसका एक एस्पेक्ट है, जैसे कि जब 8 को 1 होगा, समझो कि आपका बिल्डिंग गिर रहा है, तो बिल्डिंग जितना ऊंचा होगा उतना बिल्डिंग गिरने के बाद उतना आसपास का प्रॉपर्टी डैमेज करेगा। उसके हिसाब से बिल्डिंग का हाइट वहीं पे ज्यादा दिया जाता है जिसका फ्रंट एक्सेस रोड ज्यादा चौड़ा होता है। और ये हाइट के मैटर पे ये भी मतलब इन फ्यूचर मैं बोलने वाला हूँ कि बिल्डिंग के चारों तरफ भी जितना एरिया छोड़ना पड़ता है मिनिमम, जिसको ओपन स्पेस बोला जाता है सैंक्शन ड्राइंग का लैंग्वेज में, तो वो ओपन स्पेस भी जितना बिल्डिंग का हाइट होगा उतना ज्यादा देना पड़ता है। नेक्स्ट, लेज और टेंट, ये एक टाइप ऑफ शेल्फ है, मतलब थोड़ा स्टोरेज एरिया आप बोल सकते हैं, जिसका यूज होता है घर का अंदर पे। जैसे घर के अंदर कोई एक स्लैब आप पर्टिकुलर एक लेवल पे इंसर्ट किए, जहां पे आप बहुत सारा
मटेरियल स्टोर कर सकते हैं घर के अंदर, बाहर नहीं। तो इसको बोला जाता है लेज और टेंट। इसका एक लिमिट होता है 0.75 मीटर, मतलब 750 मिलीमीटर वॉल से आगे आ सकता है, मतलब विड्थ। लेंथ अपने हिसाब से आप दे सकते हैं, लेकिन इसका जो विड्थ है या फिर डेप्थ है जो आप बोल सकते हैं, जितने आगे आएगा उसका मैक्सिमम लिमिट है 750 मिलीमीटर और 0.75 मीटर। अभी लॉफ्ट भी काइंड ऑफ लेज या टेंट बोल सकते हैं। ये नॉर्मली टॉयलेट्स के ऊपर का जो पोर्शन है वहां पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं स्टोरेज के लिए, क्योंकि टॉयलेट्स में हमको ज्यादा हाइट जरूरी नहीं होता है। जो कि रेसिडेंशियल जो हैबिटेबल रूम्स है, जैसे बेडरूम, लिविंग डाइनिंग एरिया, यहाँ पे एक मिनिमम हाइट ना होने से हम लोग को सफोकेशन होता है। लेकिन टॉयलेट्स में ऐसे ही आपका एग्जॉस्ट फैन रहता है, और टॉयलेट्स में नॉर्मली सीलिंग फैन प्रोवाइड नहीं किया जाता है, तो उसका फ्लोर हाइट जो है वो हमारा फुल जो बिल्डिंग का जो फ्लोर हाइट है वो नहीं होने से होता है। इसलिए टॉयलेट्स के ऊपर कभी कभी लॉफ्ट प्रोवाइड किया जाता है। मेजरनाइन फ्लोर, ये तो हम बहुत लोग पहले ही सुने हैं कि नॉर्मली गैरेज के ऊपर जो छोटा रेसिडेंशियल बिल्डिंग होता है वहां पे कभी गैरेज प्रोवाइड किया, तो गैरेज मतलब कार पार्किंग, वहां का फ्लोर हाइट जो है वो नॉर्मल फ्लोर हाइट से कम होने से भी चलता है। कितना कम होने से चलता है हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तो वो हाइट को बैलेंस करते हुए वहां पे कभी कभी एक मेजनाइन फ्लोर प्रोवाइड किया जाता है, मतलब जिस तरफ कार पार्किंग रहेगा उस तरफ सेम हाइट पे दो रूम्स रहेगा, एक रहेगा बॉटम में रहेगा कार पार्किंग, ऊपर में रहेगा मेजनाइन फ्लोर। पैरेलली दूसरा साइड पे जो रूम्स रहेगा हाइट थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ये थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है, इसलिए अभी लोग नॉर्मली मेजनाइन फ्लोर उतना प्रोवाइड नहीं करते हैं घर पे। अभी रेसिडेंशियल बिल्डिंग का भी डेफिनेशन है। क्यों रेसिडेंशियल बिल्डिंग का एक डेफिनेशन है जो हम इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं, क्योंकि इन फ्यूचर हम जो कुछ चार्ट देखेंगे कि कितना चारों तरफ छोड़ना पड़ रहा है, बिल्डिंग हाइट कितना है, एफएआर कितना है, उसका जो चार्ट नेक्स्ट आएगा उसमें ये पॉइंट नोटिस किया जाएगा कि फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग दिस चार्ट इज देयर। तो हम कौन सा बिल्डिंग को रेसिडेंशियल बिल्डिंग बोलेंगे उसका कुछ पैरामीटर्स इधर दिया हुआ है। हम किसी भी बिल्डिंग को रेसिडेंशियल बिल्डिंग नहीं बोल सकते। जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है उसमें कुकिंग फैसिलिटी रहेगा, डाइनिंग फैसिलिटी रहेगा और बोथ रहेगा, और उसके साथ टॉयलेट्स भी रहेगा। सिंगल फैमिली के लिए हो सकता है, मल्टीपल फैमिली के लिए हो सकता है। और क्या है, अगर कहीं पे हॉस्टल प्रोवाइड किया गया तो वो भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग के अंडर पे आ सकता है, जहां पे किचन ना प्रोवाइड करने से भी चलेगा। नेक्स्ट हम जा रहे हैं। हाँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिक्स्ड ऑक्यूपेंसी। व्हाट इज मिक्स्ड ऑक्यूपेंसी? मैं व्यूअर्स को थोड़ा वेट करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा वेट कीजिए। मैं लास्ट में डिस्कशन सेशन रखूंगा, पहले मैं थोड़ा डिस्कस कर लूं। मिक्स्ड ऑक्यूपेंसी क्या है, क्यों है? मिक्स्ड ऑक्यूपेंसी इसलिए है कि सपोज आप एक रेसिडेंशियल अपार्टमेंट का डिजाइन कर रहे हैं, यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे आप कहीं पे ग्रोसरी स्टोर, कहीं पे ऑफिस ऐसे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो ग्रोसरी स्टोर, ऑफिस, ये तो सब डिफरेंट यूज ऑफ बिल्डिंग हो गया, ये रेसिडेंशियल नहीं हुआ। लेकिन ऊपर में समझिए कि 4-5 फ्लोर पूरा रेसिडेंशियल ही रहा है। तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग में रिलैक्सेशन ज्यादा है, तो ऐसा मिक्स बिल्डिंग के लिए हम कौन सा रूल फॉलो करें, रेसिडेंशियल या कॉमर्शियल
या ऑफिस बिल्डिंग, कौन सा रूल फॉलो करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे? ये डिसाइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 50% ऑफ द यूजेस जिस कैटेगरी में जा रहा है उसको हम प्रायोरिटी देंगे। मतलब किसी बिल्डिंग पे अगर 60% रहा अपार्टमेंट टाइप, मतलब फ्लैट्स वगैरह रहा, और 40% रहा कमर्शियल ऑफिस ये सब टाइप मिला के, तो हम उसको एज ए रेसिडेंशियल बिल्डिंग कंसीडर करके बिल्डिंग रूल्स का जो नॉर्म्स है वो फॉलो कर सकते हैं। मतलब मोर देन 50% ऑफ द यूज जिस कैटेगरी का होगा वो कैटेगरी को लेके हम बिल्डिंग रूल्स ले सकते हैं। ओपन ओपन स्पेस, ओपन स्पेस मीन्स आप सिंपली बोल सकते हैं कि बिल्डिंग के चारों तरफ जो जगह हमको छोड़ना पड़ता है उसको ओपन स्पेस बोला जाता है। ओपन स्पेस कौन सा बिल्डिंग के लिए कितना होता है, कब ओपन स्पेस ज्यादा देना पड़ता है, कब कम देना पड़ता है, वो नेक्स्ट चैप्टर्स में आएगा, हम डिस्कस करेंगे। प्लीज आप बोल सकते हैं कि ग्राउंड फ्लोर में जो हाइट हम प्रोवाइड करते हैं, अब क्या है कि तो उसका भी मतलब पैरामीटर्स है। जैसे जो एक्सेस रोड है प्लॉट का, मतलब प्लॉट है जिसका सामने आप समझ लीजिए कि 5 मीटर वाइड एक रोड है, तो वो रोड का जो 5 मीटर है उसका सेंटर पॉइंट पकड़े, मतलब 2.5 मीटर में एक इमेजिनरी लाइन, एक इमेजिनरी लाइन लिए, तो वो लाइन से, वो लाइन का जो हाइट है, वो हाइट से के अंदर हम जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसका हाइट जो है वो पीछे लगा दो 600 मिलीमीटर होना पड़ेगा। कोई कह रहा है सब बोलेगा। और ये पॉइंट पे लोकेट नहीं किया गया है, यहाँ पे 600 मिलीमीटर बोल के छोड़ दिया है। नेक्स्ट पे है ऐसा कि अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे रेसिडेंशियल पर्पस के लिए प्रोवाइड करते हैं एरिया, तो उसके लिए आपका मिनिमम हाइट होना पड़ेगा 600 मिलीमीटर। अगर ग्राउंड फ्लोर पे आप हैबिटेबल रूम्स, कोई फ्लैट्स वगैरह आप देते हैं, तो अगर सिर्फ कार पार्किंग रहा, अगर सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे कार पार्किंग रहा, बिल्डिंग अपार्टमेंट्स में नॉर्मली ग्राउंड फ्लोर पे कार पार्किंग ही रहता है, तो गाड़ी खड़ा होने के लिए इतना हाइट देने का जरूरत नहीं। ये हाइट क्यों दिया जाता है? अगर बारिश में थोड़ा ज्यादा पानी स्टक हो गया फॉर द टाइम बीइंग, तो उस टाइम पे फ्लड रूम के अंदर ना चला जाए, इसलिए ये 600 मिलीमीटर हाइट मेंटेन करते हैं। लेकिन वो रेसिडेंशियल यूज के लिए है। अगर कार पार्किंग के लिए होगा तो वो होगा 150 मिलीमीटर, क्योंकि गाड़ी अगर खड़ा रहेगा तो थोड़ा बहुत पानी में भी थोड़ी देर के लिए खड़ा हो सकता है, तो उसके लिए 150 मिलीमीटर हाइट सफिशियंट होता है। फॉर एनी स्टोरेज यूजेस, फॉर आप गोडाउन या फिर कुछ गुड्स स्टोरेज के हिसाब से आप किसी एरिया यूज में देते हैं, तो एज पर केएमसी रूल्स वो 300 मिलीमीटर हाइट प्लिंथ का रहना पड़ता है। बाकी पेजेस में ये सब डिस्कशन कहीं कहीं पे छोटा छोटा करके दिया हुआ है। इधर सिर्फ रेसिडेंशियल के लिए 600 मिलीमीटर है, ये बोला गया है। टॉयलेट और WC मतलब वाटर क्लोसेट। टॉयलेट यहाँ पे हम, हाँ, ये टॉयलेट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम जब ड्राइंग करते हैं पेपर पे और कैट पे, तो वहां पे हम देखते हैं कि कहीं कहीं पे टॉयलेट लिख के उसका डायमेंशन देना पड़ता है, कहीं पे वाटर क्लोसेट या WC लिख के उसका डायमेंशन देना पड़ता है। तो कहाँ पे टॉयलेट लिखे, कहाँ पे WC लिखे? एज पर KMC नॉर्म्स, टॉयलेट वही उसी को बोल सकते हैं जहाँ पे वाटर क्लोसेट भी होगा, उसके साथ नहाने के लिए भी जगह रहेगा। और बाद में डिस्कशन ये भी टॉपिक में डिस्कशन पेज में है
कि टॉयलेट का मिनिमम विड्थ होगा 1.2 मीटर और टॉयलेट का एरिया होगा 2.4 स्क्वायर मीटर। ये टॉयलेट का मिनिमम एरिया है। मतलब आप चाहे तो किसी लेसर एरिया में टॉयलेट प्रोवाइड किया तो उसको वाटर क्लोसेट लिखना पड़ेगा, डब्ल्यूसी का भी एक मिनिमम एरिया होता है लेकिन वो कम होता है। मिनिमम एक टॉयलेट लिखने के लिए किसी फ्लोर प्लान के अंदर उसका मिनिमम विड्थ और मिनिमम एरिया मेंटेन करना पड़ेगा, इसलिए इधर टॉयलेट और डब्ल्यूसी का अलग अलग से डेफिनेशन दिया गया है। अब हम आ रहे हैं जब सैंक्शन प्लान हमको सबमिट करना पड़ता है तो उसमें कौन कौन सा इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट्स को मैं मार्क किया डिस्कशन के लिए। की प्लान और लोकेशन प्लान, साइट प्लान, बिल्डिंग प्लान और जनरल स्पेसिफिकेशन। जनरल स्पेसिफिकेशन में डोर विंडो शेड्यूल, एरिया कैलकुलेशन, बहुत सारा चीज आता है। की प्लान क्या होता है, आपका साइट कैसे हम लोग लोकेट करेंगे, नियरेस्ट जो जो इम्पोर्टेंट लोकेशन है लाइक हॉस्पिटल, स्कूल, हाई रोड, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, ये सब लोकेट करके आपको एक प्लान देना पड़ता है। इसका स्केल नॉर्मली होता है 1:4000 और बहुत बड़ा साइट के लिए ये स्केल और भी छोटा आप कर सकते हैं। साइट प्लान जो है ये है पर्टिकुलर आपका साइट का पेरिफेरियल जो जो चीज है वो लोकेट करने के लिए। वो क्या है कि आपका साइट का जो एक्सेस रोड है उसको आप मार्क कीजिए, उसमें साइट का लेफ्ट राइट रेयर साइड में क्या क्या है, दूसरा कोई प्लॉट है या फिर वाटर बॉडी है या फिर ओपन ग्राउंड है, कुछ भी है वो लोकेट कीजिए। उसके साथ वो प्रॉपर्टी का कुछ होल्डिंग नंबर होगा, वो होल्डिंग नंबर दीजिए। हो सके तो ओनर का नाम भी दीजिए, नाम ना भी हो तो होल्डिंग नंबर और वहां पे क्या है। अगर 2 स्टोरी बिल्डिंग है तो वहां पे 2 स्टोरी बिल्डिंग लिख दीजिए। ऐसा करके आपका साइट को लोकेट किया जाता है। ड्राइंग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नॉट लाइन। नॉट लाइन ना दिया तो ड्राइंग रिजेक्ट भी हो सकता है म्युनिसिपल अथॉरिटी से। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ड्राइंग आप जब सबमिट कर रहे हैं तब उसके साथ वो जो प्लॉट एरिया है, जो साइट है, उसका एक डीड प्लान का भी कॉपी सबमिट करना पड़ता है। या परचेस किया हो या इनहेरिटेंस पे आपको मिला हो, वो प्रॉपर्टी का जो डीड है कि वो प्रॉपर्टी आपका है वो सबमिट करना पड़ता है। तो डीड प्लान पे आपका जो प्रॉपर्टी उसको लोकेट करने के लिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पे प्रॉपर्टी का क्या क्या है उसका डिस्क्रिप्शन डीड में रहता है बाय राइटिंग। तो उसको मतलब कंपेयर करने के लिए ये नॉट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है सैंक्शनिंग पार्ट का नॉट लाइन का इंपॉर्टेंस। और एज ए आर्किटेक्चरल डिजाइन नॉट लाइन इज द ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपका लाइट कहाँ से आएगा, एयर कौन सा डायरेक्शन में आएगा, या फिर अगर वास्तु फॉलो होगा तो वास्तु भी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तो होता ही है। बिल्ड प्लान, नेक्स्ट जो पॉइंट है बिल्डिंग प्लान, आर्किटेक्चरल बिल्डिंग प्लान। आर्किटेक्चरल ब्रैकेट में क्यों बोला गया है, क्योंकि बिल्डिंग प्लान का भी मेनली 2 टाइप होता है, एक आर्किटेक्चरल होता है और एक स्ट्रक्चरल होता है। तो आर्किटेक्चरल बिल्डिंग प्लान वो भी देना पड़ता है। इसका नॉर्मली स्केल होता है 1:100। बिल्डिंग प्लान लिखा है इधर, ये कैटेगरी में है बिल्डिंग फ्लोर प्लान, फ्रंट एलिवेशन, हो सके तो किसी एक साइड का एलिवेशन भी कभी कभी देना पड़ता है। मेनली फ्रंट एलिवेशन इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है। और 2 थ्रू सेक्शन देना पड़ता है, थ्रू सेक्शन फ्रॉम प्लान
वो थ्रू सेक्शन में स्टेयरकेस, टॉयलेट और भी जो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ बिल्डिंग है वो सेक्शन लाइन वहां से गुजरना होता है। ये जो सेट ऑफ ड्राइंग्स है ये 1:100 स्केल में होता है। और मैं जो पहले बता रहा था साइट प्लान वो होता है 1:600 स्केल में। ई प्लान 1:2, साइट प्लान 1:600, बिल्डिंग प्लान जिसमें फ्लोर प्लान्स, एलिवेशन, थ्रू सेक्शन ये सब आता है ये 100 स्केल में। और जनरल में तो डोर विंडो शेड्यूल है और भी जो जो स्पेसिफिकेशनल डिटेल है वो आता है, एरिया कैलकुलेशंस वो आता है। नेक्स्ट हम चला जाएंगे ड्राइंग शीट साइजेस। ये नॉर्मल साइजेस है। KMC अथॉरिटी में प्रिंट आउट ड्राइंग ऑटोकैड प्रिंट आउट सबमिशन लेता है। पहले अमोनिया प्रिंट लेता था लेकिन इधर जो है एक ब्लूप्रिंट भी देना पड़ता है अभी तक। ये यहाँ पे ये जो हाईलाइट किया हुआ एरिया है वही इधर बोला गया है कि एक ब्लूप्रिंट देना पड़ेगा। देने के लिए पहले ट्रेसिंग पेपर पे देना पड़ता है और उसका ट्रेसिंग से ब्लूप्रिंट का प्रिंट बनता है, उसको कलर करके दिया जाता है। मैं थोड़ी देर शुरू में बता रहा था कि नेशनल बिल्डिंग कोड्स ऑफ इंडिया वहां पे जो जो है उसी को लेके मॉडिफाई करके जो हमारा स्टेट अथॉरिटी और लोकल अथॉरिटी है उसका रूल बना है। नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे एक चीज रिलेटेड, ये जो लाइन थिकनेस है, हम नेशनल बिल्डिंग कोड का एक पेज दिखा रहे थे उसमें जैसे लाइन थिकनेस और लाइन का जो कलर है वो लेके डिस्कशन उधर दिया हुआ था, वही कॉपी करके इधर भी डाला हुआ है। कहीं पे थिक लाइन होगा, कहीं पे थिन लाइन होगा, कहीं पे ग्रीन होगा, कहीं पे येलो होगा, कहीं पे रेड होगा, कहीं पे हिडन लाइन होगा, कहीं पे हैच होगा, कहाँ कहाँ पे क्या क्या होगा उसका एक गाइडलाइन इधर दिया गया है। मतलब हम लोगों का जो ड्यूटी है, हम लोगों का ड्राफ्ट्समैन ड्यूटी है वो सिर्फ ऑटोकैड नॉलेज लेके और फ्लोर प्लान बना के खत्म नहीं होता है। एज पर नॉर्म्स वो ड्राइंग कंप्लीट करके उसका प्रिंट आउट लेके उसका एमोनिया प्रिंट जहाँ पे लेता है, एमोनिया प्रिंट जहाँ पे ब्लूप्रिंट लेता है ब्लूप्रिंट लेके प्रिंट में कलर करके, कहीं पे पेन से लाइन खींचना पड़ता है पेन से, कहीं पे कलर पेंसिल से हैच करना पड़ता है, वो करके सिग्नेटरी अथॉरिटी इन लाइसेंस बिल्डिंग सर्वेयर और लाइसेंस बिल्डिंग आर्किटेक्ट का सिग्नेचर लेके सबमिशन करने तक हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। तो हम नेक्स्ट जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट डिस्टेंस फ्रॉम इलेक्ट्रिक लाइन्स। डिस्टेंस फ्रॉम इलेक्ट्रिक लाइन्स मीन्स जिनका मेन जिनका मेन रोड या हाई रोड के नियर बाई में साइट है। जैसे मेरा रेसिडेंस जो है वो नियर बाई टू मेन रोड है तो यहाँ पे ओवरहेड लाइंस गया है। तो नियर बाई ओवरहेड लाइंस जो जो प्लॉट है उसका एक मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है बिल्डिंग का, वो इलेक्ट्रिक लाइन की गाइडलाइन इधर दिया गया है, नहीं तो ये पास नहीं होगा ड्राइंग। कितना डिस्टेंस मेंटेन होता है उसका एक चार्ट दिया है। नॉर्मली हम लोगों को देखना नहीं पड़ता है क्योंकि बिल्डिंग हाइट के हिसाब से चारों तरफ जो ओपन स्पेसेस हमको मैंडेटरी छोड़ना पड़ता है, ये गाइडलाइन भी उससे मैच करके उसके अंडर पे चला जाता है। अलग से हमको ये चार्ट को वेरीफाई नॉर्मली करना नहीं पड़ता है।
இதெல்லாம் பெரிய வேலை, அதெல்லாம் அவர் பண்றது. फ्लोर एरिया रेशियो का नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट थिंग है फ्लोर एरिया रेशियो का जो चार्ट है। एक्चुअली ये पॉइंट जो है इधर डिस्कस ना करके थोड़ा बाद में करना चाहिए था रूल बुक में, क्योंकि फ्लोर एरिया का रेशियो का चार्ट बाद में दिया हुआ है। मैं पेज वाइज आगे बढ़ रहा हूँ। तो फ्लोर एरिया चार्ट में आप देख सकते हैं कि चार्ट जो है उसका फिगर जो है 1 से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट हम दिखाएंगे फ्लोर एरिया चार्ट दिखाएंगे, तो वहां पे 1 से फिगर स्टार्ट होता है। लेकिन वो जो छोटा बिल्डिंग है या फिर बहुत नैरो लेन है जहाँ पे प्लॉट है, उसका एक्सेस रोड जो है वो बहुत ही छोटा है, 1.2 मीटर। ऐसा छोटा छोटा जो नैरो लेन के अंदर जो कंस्ट्रक्शन होता है उसके लिए जो एफआर है वो दिया हुआ है म्यूनिसिपल बिल्डिंग कमेटी काउंसिल, उनके अंडर पे 0.8 एफआर फॉलो होता है। கொஞ்சம் வந்து பார்க்கணும், நம்ம பார்க்கணும், நம்ம கவர்மெண்ட்ல இருந்து இது பண்ணிருக்கோம். நம்மளை வச்சு ட்ரை பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். नेक्स्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमम ओपन स्पेस इसके ऊपर डिपेंड करता है, मेनली डिपेंड करता है बिल्डिंग हाइट के ऊपर। मतलब आप जितना हाइट का बिल्डिंग बनाएंगे, बिल्डिंग के चारों तरफ का जो ओपन स्पेसेस है वो उतना ज्यादा छोड़ना पड़ता है। इसका चार्ट इधर दिया गया है। उसका चार्ट इधर दिया गया है, जैसे कि अप टू 7 मीटर। मैं ये चार्ट को लोकेट कर रहा हूँ। अप टू 7 मीटर नॉर्मली बिल्डिंग का फ्लोर हाइट हम ऑन एंड एवरेज बिल्डिंग का फ्लोर हाइट 3 मीटर, मतलब अप टू 7 मीटर बोल रहा है। मतलब हम 1+1 फ्लोर मतलब 2 स्टोरी बिल्डिंग के लिए चारों तरफ प्लॉट का कितना छोड़ना पड़ेगा वो हम जैसे हम देख सकते हैं। जैसे कि फ्रंट ओपन स्पेस, फ्रंट बिल्डिंग का फ्रंट क्या है, ये भी एक डिस्कशन करने वाली बात है। बिल्डिंग का फ्रंट क्या है? जो एक्सेस रोड है, जो जिस रोड से आप बिल्डिंग का कैलकुलेशन मेनली करेंगे। मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि ये भी हो सकता है कि बिल्डिंग का सिर्फ 1 साइड पे रोड ना हो, एडजेसेंट 2 साइड पे रोड हो, या फिर फ्रंट पे एक रोड हो, रियर पे एक रोड हो। ऐसा भी बिल्डिंग बनाने का क्या बोलूं कि स्कोप हमको मिल सकता है, जिसका 3 साइड या चारों साइड पे ही रोड हो। तो हम उसका फ्रंट क्या पकड़ेंगे? नॉर्मली रूल बोलता है कि आप वो बिल्डिंग का फ्रंट पकड़िए जिसका रोड विड्थ सबसे ज्यादा है। जिस रोड का विड्थ सबसे ज्यादा है वो साइड को आप फ्रंट पकड़िए। तो उस साइड को फ्रंट पकड़ के आप चारों तरफ का जो छोड़ना होता है फ्रंट में आप तो मतलब 1.2 मीटर छोड़ के आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे। वो है मैंडेटरी लाइन। वो लाइन के अंदर ही आपको बिल्डिंग को रखना पड़ेगा। ये हो सकता है कि फर्स्ट में हम जो डिस्कशन ग्राउंड कवरेज में जितना एरिया आ रहा है वो एरिया आपको फ्रंट को 1.2 मीटर छोड़ने से एरिया कम पड़ेगा, लेकिन हाँ कम पड़ने से भी ठीक है। ये जो मेन 3-4 कवरेज, ओपन स्पेस, बिल्डिंग हाइट और एफएआर मतलब फ्लोर एरिया रेशियो, ये चारों पॉइंट्स को सैटिस्फाई करके ही फ्लोर प्लान बनेगा। एक रूल में कुछ एरिया आपको अलाउ कर दिया, लेकिन दूसरा रूल में कुछ एरिया आपको कम लेना पड़ रहा है, तो आपको मिनिमम एरिया पे ही जाना पड़ेगा। आप मैक्सिमम नहीं ले सकते हैं। चारों जो 4-5 टेबल्स है, ये टेबल्स को सेटिस्फाई करके ही फाइनल फ्लोर प्लान बनेगा। ऐसे ही हम देख रहे हैं कि फ्रंट ओपन
स्पेस ऑन साइड 1, नेक्स्ट जो कॉलम है, फ्रंट जो है अप टू 7 मीटर, हम देख रहे हैं कि 1.2 मीटर फ्रंट ओपन स्पेस। ओपन स्पेस साइड 1 नेक्स्ट कॉलम है, उसका नेक्स्ट कॉलम है ओपन स्पेस साइड 2 एंड उसका नेक्स्ट है रियर ओपन स्पेस। ओपन स्पेस साइड 1 और साइड 2 क्यों दिया गया है? रियर मतलब बैक साइड, तो फ्रंट और बैक साइड हम समझ गए। रियर ओपन स्पेस ऑन साइड 1 एंड ऑन साइड 2, ये दो ऐसे क्यों दिया है? ये इसलिए दिया है कि आप अपने हिसाब से वो डिसाइड करो कि किसको आप साइड 1 लेंगे, किसको आप साइड 2 लेंगे। इतना प्रिविलेज आपको दिया गया है क्योंकि अप टू 7 मीटर ओपन स्पेस का जो साइज है 1.2 मीटर 1.2 मीटर सेम है, लेकिन जब बिल्डिंग हाइट बढ़ेगा तब ओपन स्पेस का साइड 1 साइड 2 में डिफरेंस है। देखिए अबव 10 मीटर टू 12.5 मीटर ओपन स्पेस साइड 1 पे है 1.2 मीटर, ओपन स्पेस साइड 2 है 1.5 मीटर। उसका नेक्स्ट लेवल पे मतलब अप टू 15.5 मीटर ओपन स्पेस साइड 1 पे है 1.5 मीटर, साइड 2 है 2.5 मीटर। अब अपने हिसाब से छोड़ सकते हैं, ये डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर आप ले सकते हैं। जैसे कि आपको लग रहा है कि कहीं पे एयर डायरेक्शन अच्छा आ रहा है ओपन स्पेस साइड 1 और साइड 2 किसी भी एक साइड पे, तो जिस साइड पे अच्छा एयर आ रहा है उसको और भी एयरी बनाने के लिए आप उसी साइड को 2.5 मीटर रख लिया। अबव 12.5 मीटर टू 15.5 मीटर ये स्लैब को मैं बोल रहा हूं। अब अपने हिसाब से आप ये ले सकते हैं। तो ये एक मिनिमम ओपन स्पेस रिक्वायरमेंट का चार्ट हुआ। हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग, मैं सिर्फ रेसिडेंशियल बिल्डिंग का पार्ट ही डिस्कस कर रहा हूं अभी। एग्जेम्पशन रिलेटेड टू ओपन स्पेस, इसमें बहुत सारा पॉइंट है, ये डिटेल में हम जब प्रैक्टिकल का क्लास लेंगे, मतलब ऑटोकैड में जब एक ड्राइंग बना के हम नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, वहां पे हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि कॉर्निस चाजा, मतलब जब जो वेदर शेड होता है जो कि हीट और रेन वाटर से हमारा विंडोज को सेव करता है, वो सब जो प्रोजेक्शंस है वो ये ओपन स्पेस जो है फ्रंट पे 1.2 मीटर आया, तो हम 1.2 मीटर छोड़ के एक बिल्डिंग लाइन लिया, लेकिन उसमें जो विंडो है, विंडो का जो चाजा का प्रोजेक्शन है वो तो 1.2 मीटर के अंदर आ जा रहा है, तो वो एक्सेप्टेड है, मतलब वो एक्सेप्शन है। ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शन है, वो हम बाद में ड्राइंग के टाइम डिस्कस करेंगे। एक जो चार्ट है इंपॉर्टेंट वो है फ्लोर एरिया रेशियो, जो कि है रोड विड्थ के ऊपर होता है। रोड विड्थ के ऊपर करके कैसे होता है? रोड जितना चौड़ा होगा, रोड जितना वाइड होगा, फ्लोर एरिया रेशियो का फिगर उतना होगा। एक्चुअली क्या है कि आपका जो प्लॉट एरिया है, सपोज 100 स्क्वायर मीटर है आपका प्लॉट एरिया, तो और आपका जो रोड विड्थ है, प्लॉट एरिया है 100 स्क्वायर मीटर और आपका जो रोड विड्थ है वो 2.4 मीटर टू 2.5 मीटर, ये रेंज के आपका रोड, तो आपका एफएआर का वैल्यू होगा 1.25। और ये एक्चुअली कैसे हमारा कैलकुलेशन से रिलेटेड होगा? प्लॉट एरिया 100 स्क्वायर मीटर हम बोले, 1.25 अगर एफएआर रहा तो 1.25 इंटू 100 मतलब 125। ये आपका प्लॉट में, आपका साइट में जो बिल्डिंग बनेगा उसका फ्लोर एरिया, सब फ्लोर एरिया मिला के अगर 3 स्टोरी बिल्डिंग बना, सपोज 3 स्टोरी, तीनों फ्लोर का एरिया ऐड होके वो 125 स्क्वायर मीटर से ज्यादा नहीं होगा। ये लिमिटेशन वहां पे आपको पॉइंट आउट करेगा। ये एफएआर को भी आपको मेंटेन कर काम करना है। इसका भी बहुत सारा इफ एंड बट्स है, जैसे स्टेयर कवर रूफ में वो एफएआर का जो काउंटिंग होता है फ्लोर एरिया का उसमें नहीं आता है, ऐसे बहुत सारा चीज नहीं आता है, वो भी
डिस्कशन होगा जब ड्राइंग होगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है ग्राउंड कवरेज। जो फर्स्ट में डेफिनेशन के टाइम पे हम बोल रहे थे कि प्लॉट का इतना परसेंटेज एरिया आप ले सकते हैं। रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए हम फर्स्ट पॉइंट पकड़ रहे हैं। रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए 200 स्क्वायर मीटर प्लॉट साइज अप टू 200 स्क्वायर मीटर 60% आप ग्राउंड कवरेज ले सकते हैं। मतलब आपका प्लॉट एरिया अगर 100 स्क्वायर मीटर होगा तो आपको मैक्सिमम 60 स्क्वायर मीटर ग्राउंड कवरेज मिलेगा। मतलब अगर हर एक फ्लोर का एरिया सेम रहा तो हर फ्लोर में मैक्सिमम 60 स्क्वायर मीटर आप कवरेज ले सकते हैं। अगर 200 स्क्वायर मीटर रहा तो 120 स्क्वायर मीटर हर एक फ्लोर में मैक्सिमम आप कवरेज ले सकते हैं। सिमिलरली अगर 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा होगा तो ये कवरेज 50% हो जाएगा रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए। और अगर प्लॉट एरिया 200 टू 500 स्क्वायर मीटर के अंदर रहा तो एक इंटरपोलेशन मेथड है। मतलब ये 200 टू 500 मतलब 300 स्क्वायर मीटर ऑफ प्लॉट एरिया का डिफरेंस से ग्राउंड कवरेज का डिफरेंस होता है 60 माइनस 50 मतलब 10% का। ऐसे पर्टिकुलर आपका कोई प्लॉट एरिया रहा तो उसका बेसिस पे कितना परसेंटेज होगा जो कि 50 टू 60 के अंदर में कुछ आएगा वो इंटरपोलेशन मेथड से निकाला जा सकता है। वो भी एरिया कैलकुलेशन के टाइम पे आपको करना पड़ेगा। तो हम ओपन स्पेसेस का एक चार्ट देखें, ग्राउंड कवरेज का एक चार्ट देखें, फ्लोर एरिया रेशियो का एक चार्ट देखें। ये 3 चार्ट प्रिलिमिनरी सैंक्शन ड्राइंग के लिए 4 चार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें से 3 हम आपको डिस्क्राइब किए। अभी 4th जो चार्ट है वो भी डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो है बिल्डिंग हाइट। बिल्डिंग हाइट वो भी डिपेंड करता है रोड कितना विड्थ है। जितना वाइड रोड होगा मैक्सिमम फ्लोर भी आप उतना बना सकते हैं। above 2.4 मीटर अप टू 3 मीटर अगर रोड विड्थ रहा, ये रेंज के अंदर अगर रहा तो बिल्डिंग हाइट आप 7 मीटर ले सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट स्लॉट जो है 3 टू 5 बिल्डिंग हाइट 10 ले सकते हैं। यह है जनरल। नेक्स्ट एक कॉलम है, ये कॉलम में आप देखिए क्या दिया है, इन केस ऑफ फ्री गिफ्टिंग ऑफ स्ट्रिप ऑफ लैंड हैविंग विड्थ ऑफ 2.5 मीटर। ये वहां पे एप्लीकेबल होता है जहां पे आपका प्लॉट बहुत बड़ा है लेकिन रोड थोड़ा नैरो हो जाने की वजह से आपको बिल्डिंग का हाइट ज्यादा नहीं मिल रहा है, जो कि आपको बाकी रूल्स सेटिस्फाई करके मिल सकता था। तभी प्रोविजन म्युनिसिपैलिटी ये दिया है कि आप एक काम कीजिए, वो एप्लीकेबल होगा 3 मीटर का ऊपर का प्लॉट से, 3 मीटर का नीचे का प्लॉट में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ पे देखिए नील लिखा हुआ है, फर्स्ट जो रो है 2.4 मीटर टू 3 मीटर, यहाँ पे नील लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट में से वो एप्लीकेबल होगा, नेक्स्ट 3 कैटेगरी में वो एप्लीकेबल होगा। उसमें क्या है कि आप जिसको आप फ्रंट रोड पकड़ रहे हैं वो फ्रंट रोड का साइड से आप साइड का लाइन को लेके एक 2.5 मीटर विड्थ का स्ट्रिप ऑफ लैंड आप म्युनिसिपैलिटी को गिफ्ट कर दीजिए तो आपको एक फ्लोर ज्यादा मिलेगा, बिल्डिंग हाइट आपको थोड़ा ज्यादा दे देगा। ये गिफ्ट करने से आपको क्या क्या फायदा है, एक फ्लोर ज्यादा मिलेगा, आपको फ्लोर एरिया ज्यादा मिलेगा, रोड वाइडनिंग होने से आपका प्लॉट दिखने में अच्छा लगेगा, व्हीकल मूवमेंट गाड़ी का मूवमेंट स्मूथ होगा। और इन केस ऑफ फ्लोर एरिया रेशियो FAR जो कि प्लॉट एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, ये गिफ्ट करने के बाद भी आप जो पोर्शन गिफ्ट किया वो तो आपका ही प्लॉट का एरिया था, आप गिफ्ट कर दिए,
लेकिन उसका उसका बेसिस पे एफएआर का जो वैल्यू है, आपका बिल्डिंग का टोटल फ्लोर एरिया में जो इफेक्ट पड़ेगा, वो एफएआर वैल्यू आपका कम नहीं होगा। आप गिफ्ट जो लैंड कर दिए म्यूनिसिपैलिटी को, उसका बेसिस पे भी आपका एफएआर में, मतलब टोटल फ्लोर एरिया में आपको टोटल लैंड पे जितना मिलना था उतना ही मिलेगा। यह है बिल्डिंग हाइट। तो ये 4 पैरामीटर देख के हम बिल्डिंग प्लान को स्टार्ट कर सकते हैं। और भी बहुत कुछ है ये बिल्डिंग रूल्स पे। आज 1 आवर का सेशन में मैं अभी इतना तक ही मैं बताता हूँ, और इसके बाद मैं 2-3 चीज नेक्स्ट बताऊंगा कि मैं नेक्स्ट क्लासेस में, मेरा शेड्यूल में कमिंग 3 डेज में 3 क्लास है, जो कि हम जो क्लास का जो नाम है वो हम आर्किटेक्चरल सैंक्शन ड्राइंग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे दिया है। नेक्स्ट 3 डेज में 11 to 12, मॉर्निंग 11 to 12, तो आज का जो टाइम है सेम टाइम पे हम एक शेड्यूल दिया है। लेकिन अभी तक निमी से कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि उनका भी मतलब स्टाफ स्ट्रेंथ तो अभी सभी का तो कम है। हम लोग भी जैसे घर पे बैठ गए हैं वैसे ही कोरोना की वजह से, तो अभी तक कंफर्मेशन नहीं मिला है। मिलेगा तो हम वो नेक्स्ट सेशन में हम ऑटोकैड पे डिफरेंट टाइप ऑफ प्लॉट में कैसे सैंक्शन ड्राइंग शुरू से किया जाता है हम स्टेप बाय स्टेप करके दिखाएंगे। तो इसके लिए जैसे कि हमारा हेडक्वार्टर्स का कहना है कि कोई पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज मत कीजिए, जो भी है रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर यूज कीजिए। वो मैं मेनली स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ जो आज क्लास अटेंड कर रहे हैं, वो आप लोग कर सकते हैं। ऑटोडेस्क जो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर हम काम करते हैं, ऑटोडेस्क स्टूडेंट्स और फैकल्टीज के लिए फ्री में ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। आप किसी का भी घर में इंटरनेट होगा, मोबाइल से होना मुश्किल है क्योंकि डाउनलोड का फाइल का वॉल्यूम जो है वो ज्यादा है। तो फाइल डाउनलोड करके आप कहीं से भी अगर डाउनलोड करके, ये ऑटोकैड 2017 से ऑनलाइन पे फ्री डाउनलोड मिल रहा है। जो डाउनलोड करके आप वहां पे एज ए स्टूडेंट रजिस्टर करेंगे तो आपका ईमेल में सीरियल नंबर, प्रोडक्ट की ये सब आ जाएगा। तो आप वो डाउनलोड फाइल अपना कंप्यूटर पे इंस्टॉल करके प्योरली ऑथेंटिकेट ऑटोकैड, नो पायरेटेड वर्जन आप यूज कर सकते हैं। ओरिजिनल वर्जन्स में कुछ फैसिलिटीज होता है, जैसे कि आपका कोई फाइल करप्ट हो गया तो ऑटोडेस्क से आपको उसका सपोर्ट मिलता है। ऐसे बहुत सारा चीज है। तो आप चाहे तो ये करके आज ये फाइल डाउनलोड करके, फाइल का वॉल्यूम ज्यादा है इसलिए मैं आज बोल रहा हूँ डाउनलोड करने के लिए, तो वो डाउनलोड करके अपने आप को रजिस्टर करके ऑटोकैड का, ऑटोडेस्क का वेबसाइट में उसका सीरियल नंबर, प्रोडक्ट की लेके आप ऑटोकैड इंस्टॉल करके कल रेडी रह सकते हैं कि हम कल जो पोर्शन आपको दिखाए, कल नेक्स्ट जो आपका टाइम रहेगा पूरा दिन में, उसमें आप कुछ प्रैक्टिस कर पाए। तो मैं आपको एक लिंक भी दे रहा हूं। autodesk.com, मैं जो बोल रहा हूँ वो आप लिख भी सकते हैं, आपके पास अगर पेन पेपर रहेगा तो। autodesk.com/free-software/AutoCAD, ये वेब ब्राउजर पे टाइप करने से आपको ऑटोडेस्क का जो मेन वेबसाइट है, ऑटोडेस्क का इंडिया वेबसाइट पे ये अवेलेबल नहीं है। ऑटोडेस्क का मेन जो वेबसाइट है वो लिंक आपको खुलेगा, जिसमें आपका ऑटोकैड डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। ऑटोकैड 2017 मैं रेकमेंड करूंगा, क्योंकि ऑटोकैड 2020 का कंप्यूटर का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसका रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, आपका कंप्यूटर स्लो कर सकता है। तो यहाँ पे 17, 18, 19, 20 ऐसा वर्जन दिया हुआ है। तो सबसे लोएस्ट जो अवेलेबल है 2017, वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और अपने आप को रजिस्टर करके उसका रजिस्ट्रेशन की, प्रोडक्ट की, सीरियल नंबर, ये सब आपको ईमेल में मिल सकता है। ओके, तो अभी मैं
निमिका एडमिनिस्ट्रेटर को थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली अगर किसी का कुछ क्वेश्चन रहेगा तो उसके लिए थोड़ा स्पीकर को ऑन कर दीजिएगा प्लीज। सभी को थोड़ा अनम्यूट कर। স্যার, हाँ, লফট মানে বাংকার ছিল, মানে বাংকার টাইপস এরিয়া। ওটা হচ্ছে লেজ और टेंट। आप जो क्वेश्चन किया बंकर टाइप मतलब आप जो सोच रहे हैं वैसा ही चीज है। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, बहुत मतलब मेरे पास लाइव भी अवेलेबल है। ये देखिए ऊपर में जो है दिख रहा है, ये है लेज। हाँ, ये मेरा मतलब फिंगर जहाँ पे है ये पोर्शन है लेज, रूम के अंदर है, ठीक है। और ऊपर में जो पोर्शन है वो है लॉफ्ट। का पोर्शन जो है वो लॉफ्ट है, और ये जो स्लैब निकला हुआ है, हाँ। ये जो स्लैब निकला हुआ है ये है लेज, इसको लेज बोलता है। Nice.